हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे एसी सर्किट। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने एसी सर्किट के विभिन्न प्रकार के एसी सर्किट देखा था। जैसे कि हमने पिछली क्लास में प्योर रेजिस्टिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में हमने बात किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान देंगे। हम इस वीडियो लेक्चर में प्योर कैपेसिटिव सर्किट, शुद्ध धारिता परिपथ की बात करेंगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होती है कि ऐसे सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस उपस्थित नहीं होते हैं, उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सर्किट को प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर होगा। फिर हम बात करें कि इसका डायग्राम, तो यहाँ पर आपका सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया गया है। आपको सर्किट डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का रजिस्टर और इंडक्टर कनेक्ट नहीं किया गया है। इसमें एक कैपेसिटर लगा है और उसके अक्रॉस में हम वोल्टेज सप्लाई V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी अप्लाई कर देते हैं। मतलब वोल्टेज V को यहाँ पर AC वोल्टेज को अप्लाई कर देते हैं। अब हम इसमें करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है I इक्वल्स टू V अपॉन Z, क्योंकि यहाँ पर जो Z होता है टोटल इम्पीडेंस होता है। आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं स्टार्टिंग में कि जो हमारा V सप्लाई वोल्टेज है, Z इम्पीडेंस है इन ओम, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो ये सारी चीज़ों को आप वन बाय वन लिख सकते हैं, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में मैंने ये सारी चीज़ें लिखकर बता दिया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको हर सर्किट में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये सारी चीज़ों को आपको इसमें क्वेश्चन, मतलब जब आंसर करोगे तो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है XC वो इम्पीडेंस के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 और रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस XL भी 0 है। तो यहाँ पर जो Z इम्पीडेंस की वैल्यू है ये XC के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर Z की जगह में XC पुट कर देंगे तो हमको जो करंट की वैल्यू है, करंट का फॉर्मूला इस तरह से इस सर्किट के लिए मिल जाएगा I इक्वल्स टू V डिवाइड बाई XC। ओके, फिर हमको पता है कि XC को फाइंड करने के लिए 1/2 पाई FC को इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि C की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना है, तो इस C को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सभी को क्लियर होगा। फिर आपको पता है कि P इक्वल्स टू VI cos फाई होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है P इक्वल्स टू VI cos फाई। अब यहाँ से हमको cos फाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या cos फाई होता है R बाई Z। यहाँ पर R की वैल्यू 0 है, जैसा कि ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो यहाँ पर R की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos फाई आपको 0 मिलेगा। जब आप cos फाई की वैल्यू को यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको पावर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि किसी भी प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर कंजप्शन 0 होता है, किसी भी प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि लास्ट क्लास में इंडक्टिव रिएक्टेंस में भी पावर 0 होता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट जो होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, उसमें भी पावर का मान 0 होता है। और उसी प्रकार से प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी पावर 0 होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। यहाँ पर आपने ये साइनोसॉइडल वेव बनाया गया है, फिर इसका वेक्टर डायग्राम बनाया गया है। इसमें क्योंकि ये एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, इसलिए इसमें करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, आगे चलता है। ठीक है, यदि कैपेसिटिव सर्किट है तो हमेशा करंट वोल्टेज से लीड करता है। यदि इंडक्टिव सर्किट है तो हमेशा करंट वोल्टेज से लैग करता है, पीछे चलता है। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री पहले करंट पहले चल रहा है 90 डिग्री पे, उस समय ये 0 पे था। ठीक है,
फिर ये 0 पे आता है तो ये मैक्सिमम पे जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो ये लीड कर रहा होता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये डायग्राम, वेक्टर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस वेक्टर डायग्राम में ये रेफरेंस हमने इसको मान लिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमने ये लीड कर रहा है 90 डिग्री एंगल से, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं RL सीरीज सर्किट, ठीक है। तो RL सीरीज सर्किट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि आपको RL सीरीज सर्किट से मतलब है कि जहाँ पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों प्रेजेंट हों, इस प्रकार के सर्किट को हम RL सीरीज सर्किट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों प्रेजेंट हों जबकि कैपेसिटेंस प्रेजेंट ना हो, तो ऐसे सर्किट को हम RL सर्किट कहते हैं। जब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को आपस में सीरीज में जोड़कर सप्लाई प्रोवाइड की जाती है तो उसको हम RL सीरीज सर्किट बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो VR, देखिए ये सर्किट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्किट डायग्राम है आपको, ये दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए हैं और फिर इसके साथ में सप्लाई जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है यदि प्योरली रेजिस्टिव है तो वोल्टेज करंट एक ही फेज एंगल पे होते हैं जैसे कि ये बना गया है, और यदि इंडक्टिव है तो 90 डिग्री लैग करते हैं जैसे कि यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसका डेरिवेशन किस प्रकार से करेंगे। तो हमको पता है VR क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। फिर VL क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। फिर V है, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, ओके। फिर हमको पता है V स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करेंगे, VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। तो यहाँ से VR का स्क्वायर, VR हम ये इसको स्क्वायर था, हमने उधर पक्षांतर किया, रूट इसका ले लिए हमने, तो V के फॉर्म में हमको यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर VR की वैल्यू क्या होती है, V होता है कि I इंटू R का प्रोडक्ट, रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट, और VL का मतलब है करंट और इंडक्टिव रिएक्टेंस का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर I बाहर कॉमन ले लोगे, ठीक है। ये चीज़ों को आप इसको देख लीजिए, ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। देखो यहाँ पर हमने ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, VR और VL की वैल्यू को पुट कर दिया। फिर यहाँ पर I दोनों में कॉमन है, हमने बाहर ले लिया, इस I स्क्वायर था तो हमने इसको बाहर ले लिया, I के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो ये I को हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो V/I इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से V/I क्या होता है, Z होता है, ठीक है। तो हमने ये रख दिया, Z की वैल्यू रख दी, Z इक्वल्स टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और यही हमको निकालना था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हमको इम्पीडेंस मिल जाता है, यहाँ से हमको इम्पीडेंस मिल गया। XL का फॉर्मूला आपको पता है, XL इक्वल्स टू 2πfl होता है। I का पता है कि V/Z होता है। VR का आपको पता होना चाहिए, VR इक्वल्स टू I इंटू R, मतलब रेजिस्टेंस और उसमें फ्लो होने वाले करंट, और VL का मतलब है I इंटू XL, मतलब करंट और उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, और VZ का मतलब है कि जो इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप यहाँ से चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। फिर ये पावर है, पावर P इक्वल्स टू VI cos phi होता है, और cos इक्वल्स टू R/Z होता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको लिखना है। यहाँ पर आपका डायग्राम बनाया गया है, इसी का वेक्टर डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पर हमने वोल्टेज को रिफरेंस ले लिया है, ये रिफरेंस में हमने वोल्टेज ले लिया है एक कोई भी रिफरेंस मानकर, और इससे यदि प्योरली इंडक्टिव होता तो ये लैग करता, लेकिन प्योरली ना होकर इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी है, तो इसका हमने रिजल्टेंट निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने रजिस्टर में फ्लो होने वाली करंट ले लिया, और यहाँ पर हमने इंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट ले लिया। इन दोनों का रिजल्टेंट हमने ये दोनों इसके पैरेलल में ये वाली लाइन हमने खींच दिया, और इसके पैरेलल में हमने ये लाइन खींच दिया, और हम जहाँ पर ये क्रॉस करते हैं उसको यहाँ से मिला दिए हैं। तो ये आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा जो कि V इक्वल्स टू I इंटू Z होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो पावर फैक्टर में जो cos phi में जो एंगल होता है phi, वो ये एंगल होता है, इस एंगल को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस और ऐसा सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस प्रेजेंट होते हैं उसको हम आरसी सर्किट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों आपस में सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो हम इस प्रकार के सर्किट को आरसी सीरीज सर्किट के नाम से भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आरसी सीरीज सर्किट है। ठीक है, यहाँ पर एक रजिस्टर और कैपेसिटर आपस में सीरीज में लगे हैं और इनके क्रॉस में हम वोल्टेज सप्लाई V अप्लाई कर दिया है। यदि हम रेजिस्टेंस के लिए वेक्टर डायग्राम देखें तो ये दोनों इन फेज होते हैं जैसे कि आपको पता है। यदि कैपेसिटेंस के लिए वेक्टर डायग्राम देखें तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल पर लीड करता है, ये आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस के क्रॉस में वोल्टेज है उसको हमने VR ले लिया है, VR V और R सफिक्स में लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर जो कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज है उसको हमने VC ले लिया है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो टोटल हमारा ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हो रहा है V स्क्वायर इक्वल्स टू VR का मतलब इसके क्रॉस, और ये दोनों को ऐड कर देंगे इनका स्क्वायर लेकर। ठीक है, फिर इसको हम रूट ले लेंगे V इक्वल्स टू रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। यहाँ से VR और VC की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि VR की वैल्यू I इंटू R होती है, VC की वैल्यू I इंटू XC होती है। हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, यहाँ पर हमने पुट कर दिया तो हमको ये इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ से I दोनों में कॉमन है तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे I को, और I स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको बाहर लेंगे तो I के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में V डिवाइडेड बाई I इक्वल्स टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का XC स्क्वायर, V डिवाइड बाई I Z होता है और Z इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको यहाँ से Z की वैल्यू, इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि XC इक्वल्स टू 1/2πfc होता है। ठीक है, I इक्वल्स टू V/Z होता है, और इन चीज़ों को मैंने पहले ही बता दिया हूँ। फिर पावर की बात करें तो पावर P इक्वल्स टू VI cos phi हो जाएगा, और यहाँ से आपको cos phi की वैल्यू भी निकल जाएगी R डिवाइड बाई Z। तो ये चीज़ों को निकाल सकते हो। यहाँ पर पावर कंजप्शन हो रहा है, यहाँ पर पावर का मान 0 नहीं है। ठीक है, यदि प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो पावर का मान 0 हो जाता है, लेकिन RC सर्किट है या RL सर्किट है तो वहाँ पर पावर का मान 0 नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, पावर फैक्टर का मान भी 0 नहीं होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर वेक्टर डायग्राम दिखाई दे रहा है, वेक्टर डायग्राम में आपने एक्स एक्सिस में आपने वोल्टेज को रेफरेंस मान लिया है, और उसी में फ्लो होने वाले करंट, जो रजिस्टर में फ्लो होने वाले करंट को भी इसी फेज में ले लेते हैं, क्योंकि इन फेज होता है रजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट, और जो कैपेसिटर में फ्लो होने वाला करंट होता है वो इसके साथ में वोल्टेज के साथ में 90 डिग्री एंगल पे लीड करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दिया गया है, ये यहाँ पर कैपेसिटर करंट बता दी जाती है, इनके बीच में हम रिजल्टेंट लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमको रिजल्टेंट यहाँ पर I मिल जाता है, V इक्वल्स टू I इंटू Z मिल जाता है। ठीक है, और ये एंगल होता है इसी को हम फेज एंगल बोलते हैं, जिसमें cos फाई जो कि फाई होता है फेज एंगल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सर्किट है। इसके बाद में आपको बचा है RLC सर्किट, RLC सीरीज सर्किट, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। इस क्लास में मैं आपको बता दूं कि हम इनसे RL और RC सर्किट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सभी आगे इसमें कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए, हम इसमें पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जो कि RL सर्किट, RL सीरीज सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इस प्रकार के प्रॉब्लम आपके मेन एग्ज़ाम में, जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी आपको काम में आएंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। एक कॉइल जिसकी रेजिस्टेंस 40 ओम और इंडक्टेंस 0.07 हेनरी है। ठीक है, 223 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ी जाती है। तो ज्ञात कीजिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब आपको एक्सएल फाइंड करना है, इम्पीडेंस जेड फाइंड करना है, और थर्ड करंट आई फाइंड करना है, और फोर्थ है फेज एंगल फाई।
तो इन चारों चीज़ों को इस क्वेश्चन से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से फर्स्ट हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आई थिंक सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस को सॉल्व करेंगे। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल्स टू होता है 2πfl। आपको सभी को ये पता है, मैंने कई बार आपको क्लास के दौरान बताया हूँ चीज़ों को। ठीक है, फिर यहाँ से आपको 2π की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 0.07। ये 50 कहाँ से है, ये फ्रिक्वेंसी का मान आपको गिवन है। एफ क्या है, 50 हर्ट्ज है। ठीक है, एल क्या है, 0.07 हेनरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर आप पुट कर दोगे तो ये मिल जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ इस तरह से आपको, एक मिनट, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 22 ओम आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इनको आप सॉल्व करोगे तो इसके बाद में आपको सॉल्व करना है इम्पीडेंस जेड की वैल्यू को सॉल्व करना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड इम्पीडेंस। तो जेड इक्वल्स टू होता है √r² प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, ये अभी आपने देखा है RL सर्किट में कि कुछ इस प्रकार से हम इसमें इम्पीडेंस की वैल्यू लेते हैं। तो जैसे कि आपने XL की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया है, ये XL की वैल्यू आपने ये निकाल लिया है। ठीक है, ये एक्सेल की वैल्यू निकाल ली, एक्सेल की वैल्यू और आर की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे और फिर इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 40 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर का रूट लेना है, तो 40 का स्क्वायर 1600 और 22 का स्क्वायर 484 484। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 2084 आ जाएगा और 2084 का रूट लोगे तो 45.65 ओम आपको इम्पीडेंस की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब 45.65 ओम आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। फिर इसमें बोला है कि करंट फाइंड कीजिए। ठीक है, ये लिखा है करंट फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो करंट हमने देख लिया, करंट V/Z होता है। आर एल सर्किट के लिए हमने यहाँ पर V की वैल्यू और Z की वैल्यू किया, तो हमको यहाँ पर करंट की वैल्यू 4.8 एम्पियर प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे फेज एंगल। ठीक है, फेज एंगल या फेज डिफरेंस बोला जाए या कला कोण बोला जाए तो सेम चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से हमको फाई की वैल्यू फाइंड करना है। फाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉस फाई सबसे पहले आप फाइंड करेंगे। कॉस फाई इक्वल्स टू R/Z होता है। अब ये आप इसको कैलकुलेट करोगे R/Z तो आपको यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी 0.08762। लैगिंग इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट होता है, इंडक्टेंस लगा होता है, तो ये लैगिंग पावर फैक्टर होता है। हमेशा ध्यान दोगे, यदि कैपेसिटर नहीं है, रजिस्टर और इंडक्टर है, ठीक है, वहाँ पर कैपेसिटर नहीं है तो हमेशा आपका जो पावर फैक्टर मिलेगा ये लैगिंग मिलेगा। ठीक है, फिर आप कॉस फाई की वैल्यू आपको मिल गई 0.8762 लैगिंग। ठीक है, अब आप इसका इन्वर्स ले लोगे, कॉस का इन्वर्स ले लोगे तो फाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो एंगल है ये 48.49 डिग्री आपको एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप इसको रेफरेंस लोगे तो इस तरह से आपका जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल मिलेगा ये एंगल है, ये एंगल 48.49 यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमें सॉल्व करना होता है। चलिए हम इसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, तो सेकेंड क्वेश्चन है एक प्रतिरोध 3 ओम और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस 4 ओम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के AC सप्लाई के श्रेणी में लगे हैं, तो निम्न की गणना करना है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आपका एक प्रतिरोध 3 ओम का लगा हुआ है, एक प्रतिरोध है जो कि 3 ओम का लगा है और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस 4 ओम का लगा हुआ है। इसमें सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पीडेंस और यहाँ पर आपको करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस एंड करंट। तो आपको पता है 200 वोल्ट वोल्टेज है, V की वैल्यू 200 वोल्ट है। इम्पीडेंस निकालने के लिए आपको पता है कि √R² प्लस XL का स्क्वायर। आप यहाँ पर R की वैल्यू और XL की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा इम्पीडेंस। ठीक है, इस तरह से आपको इम्पीडेंस मिल जाएगा। करंट के लिए देखें तो करंट I = V/Z।
ठीक है। यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 40 एम्पियर आपको यहाँ से करंट मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने जैसा कि इंडक्टिव जो हमारा RL सर्किट से हमने क्वेश्चन कर लिया, अब एक क्वेश्चन हम RC सर्किट से भी देखेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ से दिया है कि क्वेश्चन है आपको कि एक रेजिस्टेंस, क्वेश्चन सभी लोग ध्यान देंगे, एक रेजिस्टेंस 20 ओम और एक कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैरड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के AC सप्लाई के सीरीज में लगे हैं। तो गणना कीजिए। तो फाइंड करना है इम्पीडेंस, करंट, पावर एंड पावर फैक्टर cos फाई। तो इन चीज़ों को आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो कैपेसिटेंस है ये कैपेसिटेंस की वैल्यू दिया है, ना कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यदि कैपेसिटेंस की वैल्यू दी होती है तो हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC से निकाल सकते हैं, XC इक्वल्स टू 1/2 पाई FC। लेकिन हमको सबसे पहले इम्पीडेंस निकालना है। इम्पीडेंस के लिए हमको पता है कि Z इक्वल्स टू √R² प्लस XC का स्क्वायर होता है। तो हम XC इक्वल्स टू पहले XC की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपका जो इम्पीडेंस है उसमें XC की आवश्यकता पड़ेगी। तो XC निकालने के लिए 1/2 पाई FC। तो आपको पता होना चाहिए 1/2 पाई FC, F फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज आपको दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर जो आपका इंडक्टेंस कैपेसिटेंस की वैल्यू 20 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, इसको आप पुट करोगे 20 माइक्रोफैरड है। माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट करने के लिए आप 20 को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे तो माइक्रोफैरड से फैरड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 159.15 ओम, ठीक है, 159.15 ओम। तो ये आपको यहाँ से इम्पीडेंस की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसके बाद में हम देखेंगे करंट की वैल्यू। करंट I की वैल्यू निकालने के लिए V/Z होता है। V की वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट क्वेश्चन में। Z की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लिया, इसको यहाँ पुट कर दोगे तो करंट की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। फिर इसके बाद में बोला है पावर निकालिए। पावर निकालने से पहले आपको पावर फैक्टर निकालना होगा, क्योंकि फॉर्मूले में VI cos फाई है, तो cos फाई निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम cos फाई निकालेंगे। cos फाई इक्वल्स टू R/Z होता है। R की वैल्यू गिवन है, Z की वैल्यू आपने निकाल लिया है, इसको पुट कर दोगे तो आपको यहाँ से cos फाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक आंसर हो गया जो कि आपको 4th क्वेश्चन पूछा था। फिर इसके बाद में आपको पावर निकालना है, जो कि यहाँ पर 3rd में पूछा है। तो VI cos फाई की वैल्यू निकल गई, VI आपको पता है, रख दोगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से पावर आपको वॉट में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लियर होगा। इस प्रकार से हम प्रॉब्लम्स करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, ओके।